राइट टू इक्वलिटी बताया जा रहा था, यानी कि समता का अधिकार। फिर एक बार 3-4 मिनट दोहरा दिया जाए। और तब आपका समता के अपवाद बताया जा रहा था, यानी कि ऐसे प्रावधान जहाँ की समता का वायलेशन होता है, यानी कि समता मान्य नहीं है। पहला आपका जो पहला आपका मूल अधिकार दिया गया है संविधान में, वह राइट टू इक्वलिटी है। यानी कि मूल अधिकारों में जो पहला प्रक्रम है, या पहली सीढ़ी कहिए, या मूल अधिकारों में प्रथम स्थान पर कौन है? समता। इसके बाद आपका समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है, यानी कि 14 से लेकर 18 तक में। तीसरा आपका बताया गया कि समता का सामान्य नियम अनुच्छेद 14 में समाहित है, और इसका स्पेसिफिक रूप यानी कि विशिष्ट रूप 15, 16, 17, 18 अपवाद नहीं है, बल्कि क्या है? विशिष्ट। समता का मतलब कि समान हैसियत में रहने वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार, और असमान हैसियत में रहने वाले व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार। अगर असमान के साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा तो ये समता नहीं होगी, यानी कि आपका अन्याय होगा। इसके बाद आपका अनुच्छेद 14 बताया गया था कि अनुच्छेद 14 में नकारात्मक प्रकृति की है, राज्य वंचित नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 12 वाला राज्य आपका वंचित नहीं करेगा, तो किसी भी व्यक्ति को यानी कि भारतीय और विदेशी दोनों को भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि ये विदेश में अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। ये अधिकार कहाँ केवल प्राप्त हैं? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। आपका विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समता एक नकारात्मक वाक्य है। ये इंग्लैंड से लिया गया है, डायसी के रूल ऑफ लॉ से। निगेटिव इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई उन्मुक्ति, कोई छूट या कोई प्रिविलेज एक लाइन में बता सकते हैं कि निगेटिव इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज प्राप्त। 2 मिनट रुक जाइए भाई, तब क्लास चलाते हैं थोड़ा। 2-3 मिनट बाद क्लास चलाते हैं।
देखिए, इसके बाद आपका बताया गया था कि वित्त का समान संरक्षण, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्टेटस में हो या एक हैसियत में हो, तो उनके बीच जो कानून लागू होगा वह समान होगा। और इस पर हमने एक उदाहरण बताया था, आईपीसी की धारा 303 का और आईपीसी की धारा 202 का। और उसमें केस हमने बताया था मिट्ठू सिंह का पिछले लेक्चर में। फिर आपका कह सकते हैं कि जो वित्त के विधियों का समान संरक्षण है, ये अमेरिका से लिया गया है। ये पॉजिटिव नेचर का है। यह बताता है कि अगर दो या दो से अधिक वस्तुएं स्टेटस उनका क्या हो, समान, तो उनके बीच कानून लागू होगा वह असमान होगा कि समान होगा, समान होगा। ये समता का नियम है आपका। इस नियम यह आपका नियम एब्सोल्यूट रूल नहीं है ला का, इसके अपवाद है। और अपवाद भी याद रखिएगा। पहला बताया गया कि दो लोगों को प्रिविलेज प्राप्त है, छूट प्राप्त है कानून से क्रिमिनल मामलों में, एक भारत का राष्ट्रपति और दूसरा राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में? 361 में। दूसरा आइए देखा जाए, भूमि संबंधी विधियां हम बताए थे कि अगर राज्य भूमि सुधार के लिए कानून बनाता है तो अनुच्छेद 31 ग या 31 सी ये बताता, स्पष्ट लिखा है, अनुच्छेद 31 सी बताता है कि अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी हुआ है, यानी कि दो अनुच्छेद है 14 19 लेकिन हमें केवल 14 देखना है। अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करके और भूमि संबंधी अधिनियम बनाए गए हैं तो वे अधिनियम वैध होंगे कि अवैध होंगे? वैध होंगे, भले वे समता के अधिकार का क्या करते हैं, वायलेशन। 31 से इसके बाद हम बताए थे संसद और उनके सदस्यों को प्रिविलेज, अनुच्छेद 105 ये भी अपवाद हैं। फिर राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों को प्रिविलेज, ये अनुच्छेद 194 में है। फिर हमने यूएनओ चार्टर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 105 बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी अगर किसी देश में जाकर काम करते हैं तो उन्हें कुछ प्रिविलेज मिलेगा, यानी कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी होता है तो वह क्षम्य होगा, यानी कि वैध होगा। इसके बाद हम बताए थे आपका दूतों के बारे में या दूतावास के बारे में, यानी कि एम्बेसी के बारे में। ये आप समझने का प्रयास करिए। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका का दूतावास भारत में है, तो अगर दूतावास जो भारत में है, ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो भारत के राज्य क्षेत्र में आता है, लेकिन जहाँ तक दूतावास की बात है, ये माना जाता है कि वह उस देश का एरिया है जिस देश का वह दूतावास है। यानी कि दूत अगर अमेरिका का दूतावास है तो कानूनन ये कल्पना की जाती है कि वह अमेरिका का क्षेत्र है, भले वास्तव में वह किसका क्षेत्र है, भारत। तो ऐसी दशा में अगर दूतावास के अंदर कोई अपराध होता है तो भारत के न्यायालयों को अधिकारिता नहीं होगी, ये अधिकारिता अमेरिका को ही होगी। अर्थात भारत का न्यायालय आपका कोई कार्यवाही नहीं करेगा। कार्यवाही करनी भी होगी तो किसके द्वारा की जाएगी? अमेरिका द्वारा। अभी आप पाकिस्तान का ज़्यादा उदाहरण मिलता है कि पाकिस्तान के दूतावास के कई कर्मचारी कई बार जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या उन पर कोई मुकदमा चलाया जाता है? नहीं। 24 या 48 घंटा में कहा जाता है कि आप देश को क्या करिए, छोड़ दीजिए। दूतों को मारना अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है।
भले अमेरिका और रूस में तनातनी हो, तो क्या अमेरिका ने रूस के दूत को मार दिया? भले चीन अमेरिका में तनातनी हो, तो चीन में भी अमेरिका के दूतावास हैं, और अमेरिका में भी किसका दूतावास है? चीन का। तो दूतों को मारना, ये आप प्राचीन भारत में रामायण से भी जोड़ सकते हैं इसको, दूतावास को, कि जो जब हनुमान जी आपका लंका में गए और लंका में वे पकड़ लिए गए, तो ऐसी दशा में आपका ये हुआ कि दूत हैं, इसकी हत्या कर दी जाए। तो एक विभीषण सामने आए और कहे कि दूत को मारना नित्य के क्या होता है विपरीत, और जान से मारा नहीं गया। ये हुआ कि बंदरों को अपने पूंछ से प्रेम है, तो क्या किया जाए? पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग ही लगा दिया जाए, लेकिन मारा न जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय विधि हैं, वह दूतावासों को उसे उस देश का मानती है एरिया जहाँ का दूतावास है। और आज भी दूतों को भले युद्ध हो दो देशों में, भले भारत पाकिस्तान लड़ जाए, भले, लेकिन दूत को पकड़ कर मारा नहीं जा सकता। ये आज भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है। तो इनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद 14 का क्या है? उल्लंघन। अगला, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि अगर भारत का पीएम या राष्ट्रपति किसी देश में गए, तो कोई देश उन्हें बंदी नहीं बना सकता। ये भी याद रखें। जैसे उदाहरण आप अफगानिस्तान का देख सकते हैं, कि अगर अफगानिस्तान को मान्यता राज्यों ने दे दिया और उस देश में अफगानिस्तान का जो आपका पीएम या राष्ट्रपति है जाता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसे क्या मिलेगी? उन्मुक्ति। तो अफगानिस्तान में आपका आधा मंत्री ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं। अमेरिका सहित तमाम देशों ने कई मने आपका बिलियन का इनाम घोषित किया है। जैसे ही ये विदेश यात्रा करेंगे, वैसे ही मंत्री साहब वहाँ कहाँ जाएंगे? जेल। क्योंकि अफगानिस्तान को इन राज्यों ने आपका मान्यता नहीं दी है, भारत भी नहीं दिया है। भले आपका रसद इत्यादि भेज रहा है, लेकिन आपका भारत भी मान्यता नहीं दिया है। और जब तक मान्यता नहीं, तब तक आप ऐसे चीन और इत्यादि देशों ने दिया है, पाकिस्तान भी दे दिया। आगे देखा, यानी कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में आएंगे, अपवाद में। और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी बता ही दिया गया कि इस अनुच्छेद के तहत 105, ये 105 अनुच्छेद किसका है? तो भारत के संविधान का नहीं, यूएनओ चार्टर का। इस प्रकार आपका जो अपवाद था वो समाप्त हुआ। अब इसमें आगे बढ़ा जाए आपका, पहले तो अब आइए देखिए क्या पूछा जाता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं आपका नियम को। यानी कि एक क्वेश्चन आपका हो गया समता का अधिकार और उसके अपवाद। दूसरे मॉडल पर आइए। जो दूसरा मॉडल यहाँ आपका काम करता है, वह आपका युक्त युक्त वर्गीकरण देखना है। अब इसमें जो आपका पूछा जाता है, युक्त युक्त वर्गीकरण क्या है और किन आधारों पर आधारित है, तो आप फिर एक बार कह सकते हैं इसको अच्छे से देखा जाए। देखिए, आपका फिल्मों में भी गाना बना है, पहले उसी से आपका तर्ज, उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा ना इसको, ये नहीं कि लिख लीजिए, क्योंकि आपका आईपीसी 279 बताया जा रहा था बार बार, और सलमान खान की धारा, हिट एंड रन की धारा। तो कई लोग अपना कॉपी पर भी लिख लिए कि सलमान खान की। ये गाना है, लिखना नहीं है। गाना ये है कि भाई भारत में आपका अनेक प्रकार के रंग रूप, आपका कह सकते हैं कि भाषा, वेश के लोग रहते हैं, फिर भी भारत क्या है? एक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रंग रूप भी, आपका वेश भाषा सारे अनेक हैं, फिर भी हिंदुस्तान हमारा क्या है?
एक है। उसी प्रकार ये पूर्ण समता समाज में संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इक्वल हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बुद्धि, अपनी कौशल, या कह सकते हैं कि अपना आपका सामाजिक, या कह सकते हैं कि आपका शैक्षणिक या कुशलता, ये संभव ही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति आपका समान हो। अतः अनुच्छेद आपका 14 ये बताता है कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अगर व्यक्तियों की हैसियत असमान है, चाहे शैक्षणिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, बुद्धि के रूप से, भौगोलिक रूप से, या इत्यादि के आधार पर, इत्यादि मैंने और भी हैं, तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 14 ये अनुज्ञा देता है कि अगर व्यक्तियों की हैसियत असमान है तो उनके लिए असमान नियम बनाया जा सकता है, यानी कि असमान कानून बनाए जा सकते हैं। क्योंकि समता का मतलब हुआ कि समानों के साथ समान व्यवहार करना, न कि असमानों के साथ असमान। यही आपका आईएएस में आया था कि ये किस अनुच्छेद में समाहित है कि अगर व्यक्तियों की हैसियत असमान है तो उनके लिए उनके बीच विभेद किया जा सकता है, उनके लिए अलग अलग कानून बनाया जा सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या मारेंगे? ये कहाँ समाहित है? अनुच्छेद 14। और इसी जो विभेद का नियम है, कॉन्सेप्ट बनाइए, इस विभेद का जो नियम है, जो असमान है उनके लिए असमान कानून, ये अनुच्छेद 15 में, 16 में, 17 में और किस में, 18 में समाहित है। तो 15, 16, 17, 18 ये समता के स्पेसिफिक रूप हैं, न कि अपवाद है। असमानों के साथ कैसा व्यवहार? असमान। अब आइए आपका, अब जब आप असमान के साथ असमान व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि असमानों के बीच विभेद कर रहे हैं, तो वह विभेद मनमाना न हो, वह विभेद वर्ग विभेद न हो, वह विभेद रीजनेबल हो, यानी कि आपका युक्ति उक्त हो। तो पहले तो दो शब्दों को समझिए और तब आपका कह सकते हैं कि वर्गीकरण बताया जाए। भाई दो शब्द पहले समझिए तब आपका सहित बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट बनाइए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर तमाम उदाहरण चलेंगे। एक होता है वर्ग विधायन, क्लास लेजिस्लेशन। वर्ग विधायन में क्या होता है कि मान लीजिए कि 50 लोग हैं, 50 लोगों में से बिना किसी आधार के आप एक व्यक्ति को छांट लिए और उस व्यक्ति को कोई पद दे दिए, या विशेषाधिकार दे दिए, या कोई पद दे दिए। अब इसका उदाहरण ये रहा कि जैसे कि आपका जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसका उदाहरण देखा जाए, और मैं बताया भी था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आपका अनिल यादव जी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष अखिलेश जी ने बनाया। उसमें 85 या 86 लगभग लोगों ने अध्यक्ष बनाने का आवेदन दिया था। अपना बायोडाटा आपका कह सकते हैं सरकार के पास भेजा था। सरकार ने क्या किया कि इनको अध्यक्ष बना दिया, यानी कि 86 लोगों में से आपका बिना किसी आधार के एक लोग को चुन लीजिए और कोई पद उनको क्या करिए, प्रदान कर दीजिए। तो ये वर्ग विधायन माना जाता है, क्लास लेजिस्लेशन। ये अवैध होगा, ये समता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और ऐसे वर्ग विधायन को न्यायालय क्या करेगा
कैंसिल करेगा, यानी कि रद्द करेगा। लेकिन अनुच्छेद 14 फिर सतर्क रहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 ये आपका अनुज्ञा देता है कि अगर व्यक्ति की हैसियत पृथक पृथक है तो उनके बीच विभेद किया जा सकता है, लेकिन विभेद रिजनेबल होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधायन पर रोक लगाता है, लेकिन उचित वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मान्यता भी देता है। तो उचित वर्गीकरण कब माना जाएगा, वही पॉइंट पकड़ना है अगले पॉइंट में। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कब कहा जाएगा कि हुआ है, इसी को आपको पॉइंट में पकड़ना है। और केस के माध्यम से हम चलते हैं और तब आपका पैमाना हम बताएंगे, और पैमाना ही याद रखना है। आइए, काठी ट्रेनिंग बनाम स्टेट ऑफ सौराष्ट्र काठी ट्रेनिंग का केस है। काठी ट्रेनिंग बनाम स्टेट ऑफ सौराष्ट्र का केस आया, 1952 का केस है, उच्चतम न्यायालय का केस है आपका। और कब रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा, ये उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बताया। पहला बताया कि वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप विभेद करिए, विभेद ऐसा करिए जिसको जाना जा सके, जिसका बोध किया जा सके, यानी कि जिसको पहचाना जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दो चीज़ों में या दो व्यक्तियों में विभेद करिए, वह विभेद बोधगम्य हो। बोधगम्य हो का मतलब ये हुआ कि उस विभेद को आसानी से क्या किया जा सके, जाना जा सके। जैसे कि आपने ए और बी में विभेद किया है, तो ये जाना जा सके कि आपका विभेद आपने किया है, ये बोधगम्य हो। मैंने उसमें उलझाइए ना, अलग अलग पूरी तरह करिए जिससे स्पष्ट हो। दूसरा, अंतरक अंतरक और उस उद्देश्य में एक तर्क संगत संबंध होना चाहिए, जिसे प्रश्नगत अधिनियम बनाकर मंत्रिमंडल प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट तो ये आया कि जो भी आप विभेद करिए वह क्या हो, बोधगम्य। और आप जब अंतरण कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं, तो आप विभेद का आधार बताइए, और आधार के साथ साथ आप विभेद करके किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह लक्ष्य भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए फिर एक बार, इसका मतलब कि आप एक तो जब भी आप बंटवारा करिए, वह आप ऐसा दो लोगों में या दो वस्तुओं में बंटवारा करिए जिसे आसानी से जाना जा सके। और दूसरा, जब भी आप बंटवारा करिए तो बंटवारे में और उस उद्देश्य में, बट जिस उद्देश्य के लिए आपने बंटवारा, बंटवारा आसान शब्द है, इसको विभेद कहा जाएगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने विभेद किया है, उस उद्देश्य और जो कानून आपने विभेद का बनाया है, उसमें क्या होना चाहिए, आपका 63 का आंकड़ा होना चाहिए कि 36 का, 63 का, यानी कि एक उन दोनों में क्या होना चाहिए, रिलेशन। तीन चार उदाहरण देखिए, ऐसे न समझ में आए तो उदाहरण से देखा जाता है। देखिए आपका, एक तो आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया है, सबसे पहले वही विभेद देखिए। आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया, पहला पॉइंट उठाइए युक्त युक्त वर्गीकरण का। पहला पॉइंट क्या था कि वर्गीकरण ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, बोधगम्य।
बोधगम्य का मतलब जाना जा सके, यानी कि किन व्यक्तियों को किन व्यक्तियों से आप अलग कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो भाई सरकार ने नियम बनाया कि जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी हैं वह ईडब्ल्यूएस में आएंगे, और जिनके पास इतने से अधिक प्रॉपर्टी है वह ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग नहीं माने जाएंगे। तो बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं अंतर को, क्योंकि स्पष्ट अंतर क्या है, दिखाई देता है। दूसरा ये है कि जब आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% रिजर्वेशन कानून बनाकर दे रहे हैं, तो दूसरा पहलू ये है कि आप कानून बनाकर इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो कानून और इनको दिए गए रिजर्वेशन में एक रिलेशन होना चाहिए, यानी कि आप किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये विभेद किए हैं, उस लक्ष्य को भी क्या करिए, बताइए। तो सरकार यही तो कह रही है कि भाई हमारा लक्ष्य ये है कि जो जनरल के लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वे क्या हो, आपका बराबरी पर आ जाए। किसके बराबरी पर? जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, ये हमारा एम है। अब समस्या देखिए, आपका ये तो चुनौती दी ही जाती है। चुनौती का सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बिंदु उठाया है वह इंदिरा साहनी के केस से उठाया है कि इससे तो जो रिजर्वेशन है 50% से अधिक हो गया है, तो क्या ये संविधान के आधारिक संरचना को डिस्टर्ब करता है कि नहीं, ये बिंदु बनाया सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि क्या ये जो 50% से अधिक रिजर्वेशन है, ये क्या संविधान के आधारिक संरचना को डिस्टर्ब करता है कि नहीं। ईडब्ल्यूएस में भी यही विवाद है, और आपका जो आपने यूपी एपीओ का एग्जाम 21 अगस्त को दिया था, उसमें भी मुख्य विवाद यही है। जो पिटिशनर हैं उसने ये दिखाया कि हजूर सामान्यतः 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और इस वैकेंसी में तो ये आरटीआई हम लगाए थे और 80% सीटें रिजर्व हैं, तो ये तो हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 16 का वायलेशन है, 14 का वायलेशन है, कई अनुच्छेद। अतः आप इस वैकेंसी को ही क्या करिए, रद्द करिए, क्योंकि ये 50% को क्या कर रहा है, क्रॉस। तो हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टिया ये देखा कि याचिका में दम लगता है, तो सरकार को नोटिस जारी किया कि आप 2 हफ्ते में जवाब लगाइए। अब सरकार जवाब लगाएगी, फिर बहस होगी, फिर फैसला आएगा, और फैसला क्या आएगा ये कौन बता सकता है। थोड़े भाई अनुमान ही तो लगाया जा सकता है, लेकिन दो में से एक ही आएगा, या फेवर में या विरोध में। ये कहा जा सकता है कि दो में से एक ही तो होगा। अगर परीक्षा रद्द करने ये कहता है कि नहीं आपने रिजर्वेशन गलत तरीके से लागू किया, तो विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा, फिर से विज्ञापन निकलेगा, फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ये हाई कोर्ट के ऊपर है कि क्या डिसीजन देता है। जैसे बिहार में कि आप बीच में शर्तें कैसे चेंज कर दिए, तो कहा हाई कोर्ट ने कि रिजल्ट निकालिए। अब आयोग शांत बैठा है, या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या क्या करे, रिजल्ट। अब दूसरा देखिए, आपका एक उदाहरण और देखिए, तो ईडब्ल्यूएस का बताया गया। आपका दूसरा उदाहरण रिजर्वेशन पर भी देख सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण विभेद का। आप ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो आप ये जो आप विभेद कर रहे हैं कानून बनाकर, एक तो ये बोधगम्य हो, बोधगम्य माने आसानी से समझ में आ सके। और जब ये आप विभेद कर रहे हैं, तो आखिर इनके लिए अलग कानून बनाकर और विभेद करके आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं,
वह लक्ष्य हमें क्या करिए बताइए। भाई सरकार यही तो लक्ष्य प्राप्त करनी चाहती है कि ये वर्ग भी अन्य लोगों के क्या आ जाए बराबर। और इसी पर विवाद भी हैं। जो आपका यादव समाज के लोग हैं, सबसे बड़ा विवाद उन्हीं को लेकर है। तमाम आपका बार याचिकादार होती हैं कि जो ये यादव समाज के लोग हैं, ये तो जनरल के बराबर आ ही चुके हैं, तो ओबीसी की लिस्ट से इनका नाम क्या किया जाए, हटाया जाए। एक बार हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हटाया जाए, क्योंकि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो ये मांग चलती रहती है कि जो आपका बराबरी पर आ गया उसको क्या किया जाए, बाहर। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, अब छोड़िए। एक और उदाहरण हम इसको समझाने के लिए बताते हैं। फिल्मों का बंटवारा होता है। एक एडल्ट फिल्म होती है और एक यूनिवर्सल। एडल्ट का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर का है, केवल वही व्यक्ति उस फिल्म को देख सकता है। जो ज़्यादातर अश्लील फिल्में होती हैं, और नॉर्मल फिल्म यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि सभी लोग देख सकते हैं, बच्चा भी बूढ़ा भी। तो अजय सर भी बताते हैं कि पहले की फिल्में देखने लायक होती थी, अब की फिल्में क्या होती हैं, अब आगे क्या बताया जाए, क्या होती है, नालायक, यानी कि देखने लायक। अजय सर तो बार बार ये वाक्य हम भी सुने हैं कि पहले की फिल्में देखने लायक होती थी, और अब की क्या होती हैं, परिवार के साथ देखने लायक नहीं होती। ये उनका बताने का मतलब रहता है। फिर बैक होइए, अब इसमें बंटवारा करिए। अब आप बताइए, जो ये बंटवारा ए और यू में किया गया है, तो पहला नियम ये है कि क्या ये आपका उचित वर्गीकरण तभी माना जाएगा जब बंटवारे को वो बंटवारा बोधगम्य हो, यानी कि बंटवारे की पहचान की जा सके। तो पहचान हो ही गया, जो अश्लील हैं अलग और जो यूनिवर्सल फिल्म है अलग। अब आप बंटवारा करके किस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, और कानून बनाकर वो भी आपको बताना पड़ेगा। और सरकार बताएगी कि हम चाहते हैं कि बच्चे ये अश्लील फिल्में देखकर आपका कह सकते हैं कि खराब न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने विभेद किया, और ये विभेद उचित हैं कि अनुचित हैं, उचित है। इसके बाद यानी कि आपका कह सकते हैं कि ये आपका दो उदाहरण बताया गया। अगला देखिए, इसके बाद आपका आया मनमानापन। इसके बाद और केस आएंगे भाई आपका तमाम, अभी एक दो दिन लगेगा बताने में, क्योंकि केस भी कम से कम 15 से कितना पढ़ना है, 20। दूसरा जो इसमें पहलू आता है वह मनमानेपन का आता है। ईपी रोयप्पा का केस आया, बहुत पूछा जाता है। ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। ये 1974 का है, उच्चतम न्यायालय का है। मुख्य न्यायाधीश याद रखिए, जस्टिस पीएन भगवती, पीएन भगवती। फिर कैसे एक बार देखिए, इप्पी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है, 1974 का। और जस्टिस आपका पीएन भगवती कहा जाता है, भगवती। इसमें देखिए हुआ क्या था, आपका हुआ क्या था कि मेन पॉइंट इसमें कोटेशन आता है। इस आपका अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक नया सिद्धांत बनाया, और वह ये बनाया कि अनुच्छेद 14 में जो समता का अधिकार दिया गया है, और अगर किसी प्राधिकारी का कार्य मनमाना है, तो ऐसी दशा में आपका ये नियम है कि मनमानापन समता का शत्रु होता है। जहाँ मनमानापन होगा वहाँ समता निवास नहीं करेगी। और मनमानापन किसी व्यक्ति का कार्य अनुच्छेद
14 का उल्लंघन माना जाए। तो जो कोटेशन आया वह ये आता है कि मनमानापन और समता एक दूसरे के देखिए आपका फिर एक बार देखिए क्या बताया जाए। हाँ, ये पीपा का केस यानी कि मनमानापन और यही कोटेशन याद रखिए। और समता एक दूसरे के क्या है, शत्रु विरोधी है, शत्रु है। जहाँ किसी व्यक्ति का कार्य मनमाना होगा वहाँ समता का क्या होगा, उल्लंघन, और उस कार्य को क्या किया जाएगा, रद्द। अब दूसरा उदाहरण, थोड़ा फिर आयोग पर बैक होइए तब आपका लीगल उदाहरण बताया जाएगा, सामाजिक भी जरूरी है। मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सरकार तय करती है। और ये निश्चित तौर पर मानिए कि जो भी सरकारें आती हैं अपने ही चेले चपाटियों को आपका मेंबर और अध्यक्ष बनाती हैं। वर्तमान समय में 90% जो सरकारी अधिवक्ता हैं, 90% जो वाइस चांसलर हैं और 90% जो मेंबर हैं, चाहे किसी भी आयोग का उठाकर देख लीजिए, वह आरएसएस के कट्टर समर्थक है। यानी कि इसीलिए हमारा पप्पू कहता है कि सारी संविधान की अवहेलना करते हुए आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर क्या जमा लिया है, कब्जा। यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी आरएसएस का ही आदमी क्या हुआ, बना दिया गया, जो शाखा इत्यादि में जाता था। विपक्षियों द्वारा इसका खुलेआम विरोध करना चाहिए, लेकिन वही है कि 5 अंगुलियां है और पांचों क्या है, बिखरी। और जब इसी को बांध लेंगे तब तो विरोध करेंगे। तो पांचों हम पीएम तो हम पीएम तो हम पीएम तो हम पीएम। तो पीएम बनते बनते मोदी को मौका मिल जाता है कि धीरे से गैस सिलेंडर का दाम, तेल का और राशन का 5% जीएसटी लगा कर क्या करे, बनो तुम लोग पीएम। एक साथ नहीं आओगे तो कोई पीएम नहीं। फिर बता, जब तक ये जुटेंगे नहीं तब तक कोई पीएम नहीं बनेगा, क्योंकि वो कट जाएगा और फिर वही कहानी पुरानी। इन लोगों को चाहिए कि आपस में क्या करें, लेकिन वही है कि जो इच्छाएं होती है, जैसे नीतीश जी इस समय इच्छाएं दहाड़ मार रहे हैं कि हम पीएम बन के रहेंगे उधर केजरीवाल ऐलान कर ही दिए हैं भाई कि पीएम इस बार मोदी वर्सेज क्या होगा, केजरीवाल। तो फिर एक बार देखिए बैक हुई है। तो तमाम लोगों ने सरकार के पास एप्लीकेशन दिया कि हमें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। अब अगर सरकार मनमाने तरीके से, मान लीजिए 100 एप्लीकेशन पहुंचा, 100 में से अगर किसी एक को उठाकर बैठा देती तो ये वर्ग विधायन होता। अब 100 लोगों में से आपको एक चुनना है, तो आपने क्या उसमें गुण देखा अन्य लोगों के अलावा कि आपने इनको सेलेक्ट किया, अन्यों को रिजेक्ट किया? ये तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में बताना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप विभेद करेंगे वह क्या होना चाहिए, रिनेबल। तो इसी कारण तमाम अध्यक्ष अध्यक्ष जो आयोग के पिछली बार नप गए, क्योंकि मनमाने तरीके से क्या किया गया, बना दिया गया। तो चूंकि थोड़ा डिस्टरबेंस भी आ गया बीच में, तो 10 मिनट कम ही क्लास चल रहा है। अभी 10 मिनट बाद आपका सीपीसी थोड़ा खींचते हैं ज़्यादा, क्योंकि बीच में कुछ समस्याएं आ गई। मैं दिक्कत है कि दिमाग अस्थिर रहेगा तभी आदमी पढ़ाएगा, और अस्थिर में नहीं। भले 10-5 मिनट का ब्रेक ले ले, क्योंकि पढ़ाते समय संविधान भले चला हो लेकिन थोड़ा वीक चला। लेकिन बताया गया ठीक है,
लेकिन कल आपका 15-20 केस हम बताएंगे और समता के व्यापक आयाम देखना है और एक एक अच्छी अच्छी बातें भी देखनी है।